आज हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कब होंगे, वो हमें देखना है। पहले तो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, फिर इसका यूज बता रहा हूँ। फर्स्ट है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। A set of non-zero vectors A1, A2 and so on, An is said to be linearly independent vectors if x1 into vector a1 plus x2 into vector a2 plus x3 into vector a3 and so on plus xn into vector an, that is equal to 0. This implies x1, x2, x3, they are scalars. xn is equal to 0. अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है वेक्टर का जिसमें आप इनके सम को जो है वो आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और सम 0 हो जाता है, और उस केस में आपके पास कंडीशन बनती है कि जो भी स्केलर्स हैं वो सारे 0 होंगे, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब ये वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड आपके पास आता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। द सेकंड वन इज सर हाँ जी, ये वेक्टर तो चाहे कुछ भी होगा, x1 x2 0 हो गए तो हरदम 0 ही होगा। हाँ, लेकिन नॉन जीरो वेक्टर्स की बात हो रही है, दोनों का डिफरेंस अभी समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। क्योंकि अगर वेक्टर्स जीरो वेक्टर हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन आप कुछ बता ही नहीं सकते, फिर तो सारा जीरो वेक्टर है, फिर तो x1 x2 कुछ भी हो तो भी जीरो हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ हो रही है नॉन जीरो वेक्टर्स की। अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हो आपके पास और फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें ये जीरो तभी हो रहे हैं जब सारे स्केलर जीरो हो रहे हैं, तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो और कोई अगर डाउट? सारे स्केलर 0 है तो कोई भी वेक्टर ले लो 0 के अलावा। नहीं, तो हम सिर्फ नॉन जीरो वेक्टर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम जीरो वेक्टर के ऊपर चर्चा कर ही नहीं रहे, इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जीरो वेक्टर हो फिर तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि सारे जीरो हैं, स्केलर कुछ भी ले लो जीरो हो जाएंगे। इसलिए हमने एक पार्ट को रखा है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, और तब ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनती है तब आप इन वेक्टर्स को बोल सकते हो कि दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो। यस सर। नेक्स्ट है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स में क्या है आपके पास सेम है, सेट ऑफ
a set of non-zero vectors. Vector A, A1, A2, A3, and so on, An is said to be linearly dependent if there exist scalars x1, x2, x3, and so on, xn, not all 0, such that x1 vector A, A1 plus x2 vector A2 plus x3 vector A3 and so on plus xn vector an that is equal to 0. क्लियरिंग? अब यहाँ पे भी देखिए नॉन जीरो वेक्टर की बात हुई है कि अगर नॉन जीरो वेक्टर हो और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें बोला है कि नॉट ऑल आर जीरो, मतलब एटलीस्ट एक जो है वो आपके पास क्या हो, कम से कम एक जो है वो आपके पास नॉन जीरो हो इस x1 से लेके xn तक, तो आप उसको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलोगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन हमने अभी किया था कल ही, हमने लिखा था कि A क्रॉस B क्रॉस C, इसको मैंने बोला था कि एक थोड़ी देर के लिए आप वेक्टर D मान लीजिए, वेक्टर D हो गया, और इसको हमने लिखा था वेक्टर A डॉट C इनटू वेक्टर B इज माइनस A डॉट B, और इसको लिख दिया था हमने वेक्टर C। बाद में बोला ये स्केलर है तो इसको आप ऐसे लिख लो, LB प्लस MC, कुछ भी ऐसे मान लो। देखिए वेक्टर D माइनस LB माइनस MC, ये आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये इक्वल टू 0, और इसमें दिख रहा है कम से कम L और M 0 भी हो जाए तो D का कोफिशिएंट जो है, D का जो स्केलर है वो 1 है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई, और लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई तो इसका मतलब वेक्टर D, वेक्टर B, वेक्टर C कोप्लेनर होगा। यही इसकी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी हमारे काम आने वाली है। तो इसमें यहाँ तक डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दो कि सर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लियर नहीं है, तो फिर आगे बढ़े, फिर इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं और इस पे बेस क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी आपकी समझ में आएगा। ये ठीक है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ linearly independent and dependent vectors. Properties of linearly independent and dependent vectors. पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर
vectors are linearly independent. क्या मीनिंग हुई इसकी? टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट फिर से एक बार देख लीजिए. लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ये है. अगर वो नॉन जीरो होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो. क्या मीनिंग है इसकी, कोई बता सकता है मुझे? दिवाकर, गौरव, इशिता, जैस्पर, ओमदत्त, प्रवेश, विनीत, कोई भी. क्या मीनिंग हुई इसका? अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन कोलिनियर है. कोलिनियर के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर है तो ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी होता है. अगर वो नॉन कोलिनियर हो गया तो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनेगी ही नहीं. और ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी तो इन दोनों का सम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर जीरो करे तो वो तभी जीरो होगा जब वो सारे स्केलर जीरो. क्लियर है? कोई दिक्कत? गौरव? यस सर. ठीक है. यस सर. अमन सिंह? अमन? यस सर. ठीक है. यस सर. जैस्पर? ठीक है सर. ठीक. लिखिए नेक्स्ट. द एनी टू कोलिनियर vectors are linearly dependent. तो वही सेम बात हो गई कि अगर होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा. एक ऐसी एक्सप्रेशन आएगी तो आप बोल सकते हैं कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. द थर्ड वन, एनी थ्री नॉन कोप्लेनर vectors are linearly independent अगर नॉन कोप्लेनर होंगे तो ऐसी कहानी हो ही नहीं सकती. और कोप्लेनर होंगे तो लीनियरली जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे. एनी थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर coplanar vectors are linearly dependent. जैसे हमने पीछे किया है, अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे कोई एक्सप्रेशन आपको मिल जाए कि a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 0, तो आप लिख के आ जाओगे कि a b c जो है वो हमारा कोप्लेनर है, क्योंकि a का कोफिशिएंट 1 है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए था. लेमडा और म्यू जीरो भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे. फिफ्थ वन, any four vectors in 3D space are linearly dependent. कोई भी चार वेक्टर हो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, वो लीनियरली जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे. एक और छोटी सी बात याद रखनी है, ये हमने कल पढ़ा ही था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि थ्री वेक्टर्स
A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap vector B is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap and vector C, that is C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap will be linearly dependent vectors if A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 that is equal to 0। तो ये सेम बात होगी कि आप देखो अगर तीनों वेक्टर है और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया तो कोप्लेनर हो गई, और कोप्लेनर हो गई तो अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो वो लीनियरली जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यही बात होगी तीनों से। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए। तो इसका यूज क्या, कैसे यूज करेंगे इसको, इसका यूज सीख रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन को इसी मेथड से करें, लेकिन एक मेथड और हमारे लिए आ गया और इस मेथड को समझने की जरूरत है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं पहले कि द पॉइंट्स with position vectors 60 I cap plus 3 j cap and 40 I cap minus 8 j cap and A I cap minus 52 j cap are collinear. Then find A. अब आपके पास एक मेथड है कि आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, उसको 0 कर दोगे और वहां से A की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे यूज करें? तो हमने लिखा कि अगर ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि x 60 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस y 40 I कैप माइनस 8 j कैप प्लस z इंटू ए आई कैप, ये अप्रोच देखना सिर्फ, माइनस 52 j कैप that is equal to 0 and at least one of them is not equal to 0। तो अगर ये कोलिनियर होते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है कि ऑल आर नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन जरूर लगाना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट होगा और इन तीनों स्केलर्स के सम जो होंगे वो आपके इक्वल टू 0 होंगे। अब यहाँ अप्रोच देखो आप क्या है, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहा हूं 60x प्लस 40y प्लस a, ये x आई कैप, ठीक है, तो az इंटू आई कैप प्लस 3x माइनस 8y माइनस 52 j कैप, सॉरी 52z, सॉरी
52z j cap that is equal to 0। अब कहानी क्या है कि i और j आपको पता है कि नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इनका अगर i और j का कॉम्बिनेशन है तो भाई ये जीरो लीनियरली जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब 60x प्लस 40y प्लस az ये हमारा जीरो होगा। 3x माइनस 8y माइनस 52z ये हमारा जीरो होगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो हमारा जीरो होगा। अब हम आगे कहाँ, प्लेन की x इक्वेशन। plus y plus z जो कैसा है? ये कंडीशन होती है कोलिनियर के लिए, कोप्लेनर के लिए सिर्फ होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए, और कोलिनियर के लिए होती है कि भाई जो कोफिशिएंट्स है उनका सम जीरो होना चाहिए। ये कोलिनियर की कंडीशन है। ये कंडीशन अगर हटा दो तो वो तीनों वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर हो जाएंगे, और ये वाली कंडीशन आप ऐड कर दो तो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। बात समझ में आई? ये याद रखना है। अब हमारे पास क्या है कि ये देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आप चले गए, या इसका कनेक्शन आप प्लेन से कर दो। एक ऐसे प्लेन है ये तीनों जो ओरिजिन से होके पास कर रहे हैं, ओरिजिन से होके पास कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का हो गया आपका कि भाई एक्स वाई जेड जो होगा वो हमारा जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन कहती है कि तीनों एट ए टाइम जो है वो जीरो हो ही नहीं सकते। एक्स वाई और जेड तीनों जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, दैट इज 60 40 a 3 माइनस 8 माइनस 52 1 1 एंड 1 ये हमारा किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। एक्सपेंड करके a की वैल्यू निकालो। फिर एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, दूसरा तीसरा जैसे भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कीजिए और a की वैल्यू निकाल के दिखाइए। क्या आई a की वैल्यू? -40। a इज इक्वल टू -40। ठीक है, ये एक अप्रोच ये हो गई। ये बात समझ में आई कैसे क्या किया हमने? हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, फिर उसको वो लीनियर कॉम्बिनेशन को फिर कन्वर्ट कर दिया आई और जे में, और आई और जे आपको पहले ही से पता है कि आई जे जो है वो हमारा नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो इनके स्केलर्स जो है वो इक्वल टू जीरो होंगे, और कोलिनियर के लिए कंडीशन होती है कि भाई जो स्केलर्स का सम होता है वो इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। ये हमने लगाया। दूसरा आप तरीका ये बताया कि भाई अगर यही क्वेश्चन निकालना होता, कोलिनियर के लिए कंडीशन निकालनी होती, तो आप ये भी कर सकते थे कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। नहीं तो एक तरीका और हो सकता था। क्या तरीका हो सकता था? आप बोलो कि सर एक को मान लो आप वेक्टर ओ ए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स गिवन है,
तो पॉइंट ए मान लिया, वो हो गया हमारे पास 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप। दूसरा वेक्टर हमने मान लिया ओ बी, वो हमारे पास हो गया 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तीसरा वेक्टर हमने मान लिया ओ सी, ये हमारे पास ए आई कैप माइनस 52 जे कैप हो गया। अब यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स माइनस 20 आई कैप और माइनस 8 जे कैप और माइनस 3 मतलब माइनस 11 जे कैप। और फिर हम ए सी या बी सी कुछ भी निकाल लें, बी सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लें। तो ए माइनस 60 आई कैप और 52 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 55 जी कैप। और कोलिनियर की कंडीशन आपको पहले से पता है कि अगर कोलिनियर है तो ए बी जो होगा वो लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर देखें तो ये क्या आ गया, माइनस 20 आई कैप माइनस 11 जे कैप, दैट इज लेमडा टाइम्स ऑफ a minus 60 I cap minus 55 lambda j cap। और यहाँ से हम कंपेयर करके इसकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखिए a lambda माइनस 60 lambda दैट इज इक्वल टू माइनस 20, एक इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस 55 लेमडा। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/5 और 1/5 उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। आई बात समझ में? एक और देखो इसी पे क्वेश्चन, अगर नोट कर, हाँ कर लो, नोट कर लो फिर आगे चले। हो गया अनुजा? यस सर। देखिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 non-zero vectors such that no two of these are collinear. If the vector a plus 2b is collinear with C and
b plus 3c. With c and b plus 3c, if the vector a plus 2b is collinear with c and b plus 3c is collinear with a, and then find vector a plus 2b plus 6c, इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है? विनीत, बोला कि ए बी सी जो है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। कोई भी दो का कॉम्बिनेशन जो है कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी नहीं लिख सकते, बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी नहीं लिख सकते, ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी नहीं लिख सकते। फिर उसने दिया कि भाई ये दो वेक्टर्स जो है वो आपके क्या है, कोलिनियर है। ए प्लस 2b कोलिनियर है किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। तो आप बोलो कि आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई a प्लस 2b वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर c। एक आपके पास क्या आ गया। दूसरा उसने बोला कि b प्लस 3c कोलिनियर विद वेक्टर a। तो आप यहां से बोल सकते हो कि चलो वेक्टर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर c, कोई और स्केलर ले लेते हैं, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ a। लेमडा और म्यू जो है हमारे पैरामीटर्स है, स्केलर है। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस 2b प्लस 6c की। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर c। यहाँ से हमें दिख रहा है कि a प्लस 2b को हम लेमडा टाइम्स ऑफ c लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ c प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर c एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर c। फिर हमने क्या किया कि वेक्टर a, वेक्टर 2b, वेक्टर 6c को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की। हम इसको लिख लेते हैं वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर c
ऐसा इसलिए लिखा कि इसकी वैल्यू पता है, तो ये हमारे पास आ गया कि वेक्टर ए प्लस 2 म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, और फाइनली इसको लिख लिया हमने 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू वेक्टर ए। ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेमडा प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अब ए और सी क्या है जरा देखिए, ए और सी नो टू ऑफ दिस आर कोलिनियर। इसका मतलब ये लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इसका क्या मतलब कि भाई इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। तो लेमडा प्लस 6 जो है वो हमारा हो जाएगा 0, और ये 1 प्लस 2 म्यू के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। लेमडा हमारा हो जाएगा क्या, -6, और म्यू जो है वो हमारा हालांकि जरूरत है नहीं, -12, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती तो हम निकाल लेते। तो लेमडा प्लस 6 अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू यहीं से आपको पता चल गई, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। दैट इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 0, 0 वेक्टर। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। अब इसका यूज देखते हैं कि कोप्लेनर में कैसे यूज करेंगे। कोप्लेनर में तो एक तो पता ही है आपको कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के आपको कोप्लेनर प्रूव कर सकते हो। सेकंड एक क्वेश्चन और देख ले हम इसी पे, कि 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन होंगे और आपको बोला जाए कोप्लेनर, तो ये वाली थ्योरी कैसे लगाओगे आप, कैसे यूज करोगे इसको, क्योंकि ये एक सेकंड मेथड है जो आपके लिए जरूरत है कि भाई ये वाला पार्ट होगा कैसे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, देखिए एक बारी। शिवप्रिया सन ऑफ अनिल कुमार, ये कौन है भाई? शिवप्रिय, अनम्यूट करो। यस सर। तुम 11th में हो ना बेटा? यस सर। 12th की क्लास में क्या कर रहे हो? आपकी क्लास तो फिजिक्स वाली चल रही होगी ना? सर मैं अभी ग्रुप में नहीं हूँ सर, वो तो मेरे फ्रेंड ने भेजा था तब। अच्छा चलिए, आप बाहर निकल जाइए, उस वाले ओके ग्रुप पे आ जाइए। ठीक है, चले नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं कि if the vectors for I cap plus 11 j cap plus m k cap 7 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap and I cap plus 5 j cap plus 4 k cap are coplanar, then find m, then find m। तो हमारे पास वो है मेथड के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरो कर देंगे, वहां से भी हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि इसका कोई लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी से ये सारी चीजें हो जाए तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। ये भी हमारे पास एक मेथड रहेगा जो यूज होगा। तो हमने लिखा कि ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है, वेक्टर दिस दिस एंड दिस, तो लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे लीनियरली, दे आर कॉम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ कि इस वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4i कैप प्लस m k कैप। इसका मतलब यहाँ पे स्केलर 1 ले लिया, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं
यहाँ पे हम कुछ ले ले, x ले ले, x 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और इसको हम y ले लेते हैं प्लस y i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिख लो। अब इस पार्ट को क्या किया जा सकता है, तो दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो सीधा कंपेयर कर ले भाई आई कैप का कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, और फिर निकाल ले। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा, क्योंकि ये कोप्लेनर है तो लीनियरली आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है, अगर आई कैप देखे तो इधर 4 है और इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा 7x प्लस 5 11। ये इसको सॉल्व करें तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2x एंड प्लस 5y, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू 6x प्लस 4y। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम xy निकाल लें और यहाँ पुट करके हम m की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे। एक तरीका ये हो गया, बाकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से तो आपको पता ही है, निकालना आता ही है। ट्राई कर लो जल्दी, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो और फिर उसके बाद से m की वैल्यू निकाल के देखो। Find xy and then find the value of this. क्या निकली x की वैल्यू, x आ जाएगा हमारा 5y 35 माइनस आपके पास 5 है कुछ 20 11 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, दैट इज 3/11। और ये पुट कर दे 21/11 44 आ जाएगा 23/11। यहाँ पे m में पुट कर दो, m आ गया हमारे पास 18/11 और ये आ जाएगा 12 92/11 एंड फाइनली ये 10 110/11 और ये कैंसिल आउट होके 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये है आपके पास कि इफ वेक्टर ए is equal to I cap plus J cap plus K cap, vector B that is equal to 4I cap plus 3J cap plus 4K cap, and vector C is equal to I cap plus alpha J cap plus beta K cap are linearly dependent vectors and vector C, magnitude of vector C is equal to 3. Then find alpha and beta. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। आप ये बोल दो कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये वाली कहानी हो गई, या a इज इक्वल टू
x टाइम्स ऑफ b प्लस y टाइम्स ऑफ c, कुछ भी कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। yb प्लस zc आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 0 होगा, और एक्स वाई जेड जो है वो हमारे 0 नहीं होंगे। ये आपने लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज अगर लिखें तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस वाई, वेक्टर बी लिख लो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस जेड आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस बीटा के कैप दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। इसको हमने लिखा, x ले ले अगर, तो x प्लस 4y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस 3y प्लस अल्फा जेड जे कैप प्लस x प्लस 4y प्लस बीटा जेड के कैप दैट इज इक्वल टू 0। अब आई जे के जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, तो इसका मतलब ये हमारा 0 होगा। x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन आ गई आपके पास x प्लस 4y प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या मिला आपको, यहाँ से ये मिल गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ से आप सीधा ये करोगे कि 1 4 1 1 3 अल्फा 1 4 बीटा, ये हमारा 0 होगा। और यहाँ से एक आपको सी का मैग्नीट्यूड पता है, दूसरी कंडीशन, क्योंकि दो ही अननोन है अल्फा एंड बीटा, यहाँ आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, ये सेकंड निकलेगी, अल्फा बीटा सॉल्व करके आप निकाल लोगे। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कैसे हुआ इनका? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कैसे होंगे, उसने क्या बोला, एक्स वाई जेड तीनों 0 नहीं हो सकते, ये डिपेंडेंट है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होते तो एक्स वाई जेड तीनों 0 हो जाते, क्योंकि ये तीन ऐसे प्लेन है जो ओरिजिन से होके पास कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि भाई ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हमने इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ जैस्पर, यस सर। नोट कर लो इसको। अब एक लास्ट आपका टॉपिक बच गया है इसमें, वो पढ़ा देता हूँ, लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, रेसिप्रोकल सिस्टम system of vectors.
ये रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है? तो वही है कि भाई दो ऐसे वेक्टर्स आपको मिल जाए जिनका डॉट प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए तो उनको हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो आखिर ये रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट कैसे करें? तो हमने क्या किया कि भाई 3 वेक्टर्स ले लिए, जरा देखेंगे कि एफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स and let A dash is equal to B cross C divided by scalar triple product of ABC. B dash उसमें हमने किया कि वेक्टर C क्रॉस A and scalar triple product of ABC. और एक वेक्टर हमने ले लिया C डैश, ये हमारे पास हो गया वेक्टर A क्रॉस B and scalar triple product of ABC. तो A dash, B dash and C dash are reciprocal system of vectors of A, B and C respectively. कैसे? देखिए A एंड A डैश इनका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या आ जाएगा? ये A डॉट B क्रॉस C और डिवाइडेड बाय ABC। ऊपर वाले को आप क्या लिख लोगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हो गया, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी नीचे वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ये रेसिप्रोकल का मतलब ये है, सिंपल सा ये समझना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है बेटा कि अगर जो है वेक्टर जो है रेसिप्रोकल वेक्टर अगर उसका होगा तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा 1 आएगा। तो ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हमने ले लिए, हमने बोले इनके रेसिप्रोकल सिस्टम जो होंगे वो A डैश B डैश और C डैश होंगे। और A डैश को हमने डिफाइन किया B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अब ये क्यों होगा इसको दिखाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करके दिखाया कि A डॉट A डैश डॉट A डॉट A डैश वेक्टर। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास ABC, नीचे क्या आ गया ABC, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया 1 हो गया। तो A का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है? A डैश। B का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है? B डैश। और C का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है? दैट इज इक्वल टू C डैश। ठीक है, अब इसका फायदा क्या? कभी आपके पास आ जाए कि A डैश B डैश C डैश रेसिप्रोकल सिस्टम है और आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर है, और साथ में A डैश B डैश और C डैश का रेसिप्रोकल सिस्टम, ABC का रेसिप्रोकल सिस्टम। जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो ये भी 1 आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है,
कोई दिक्कत तो बताओ, प्रूफ करने की जरूरत है या हो जाएगा? बोलो बच्चों, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? एक क्वेश्चन कर लो, चलो एक क्वेश्चन इस पे हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी, क्योंकि ये टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। वेक्टर बी, वेक्टर सी, बी एंड वेक्टर सी एंड पी क्यू आर reciprocal system of vectors, then find vector A cross vector P plus vector B cross vector Q plus vector C क्रॉस वेक्टर आर। तो देखो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाता है जब आपको रेसिप्रोकल सिस्टम का पता होता है। तो जरा ट्राई कर लीजिए। यही होगा ना, जरा देखो वेक्टर पी क्या हो जाएगा। तो आपको पता है रेसिप्रोकल सिस्टम है तो बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एबीसी। साथ के साथ ये भी निकाल लेते हैं कि ए क्रॉस पी क्या होगा। ए क्रॉस पी का मतलब हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नीचे आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एबीसी। ये क्या आ जाएगा, ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी, और यहाँ पे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर बात करें क्यू की, तो क्यू क्या होगा, वेक्टर क्यू क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर क्यू हो जाएगा वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एबीसी। तो यहाँ पे अगर निकालना हो वेक्टर बी क्रॉस क्यू, तो ये भी देखने में क्या होगा हमारे पास, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, बी डॉट ए वेक्टर सी माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। आर की बात करें, वेक्टर आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा, सी ए बी
एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। यहाँ पे मैं निकालना है C क्रॉस R। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वेक्टर C क्रॉस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। ये फाइनली आ गया हमारे पास क्या, C डॉट P इंटू वेक्टर A माइनस C डॉट A इंटू वेक्टर P डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अब तीनों को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, एलसीएम तो सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। ये देखिए B डॉट C है और ये C डॉट B है इंटू वेक्टर A है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। C डॉट A वेक्टर P और यहाँ देखिए A डॉट C वेक्टर C, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, दैट इज 0 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसीलिए इसने दिया हुआ है कि ये ABC इसको मेंशन करना चाहिए कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो नीचे 0 हो नहीं सकता, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम भी आपकी समझ में आ गया। आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट थोड़ा सा रह गया है, कल टेट्राहेड्रन के बारे में कुछ पढ़ा दूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, और फाइनली हम इसको बंद करते हैं फिर। ठीक है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, कल मिलते हैं फिर सेम।